अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की सुबह इंतहाई स्याह जो है वो समझी जाती है, क्योंकि आज ही के दिन 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। वो वाक़या क्या था कि 7 दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होते ही स्कूल का एडिटोरियम, जहाँ पे बच्चे फर्स्ट एड की क्लास ले रहे थे, वहाँ पे जाके फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में बहुत सारे बच्चों को शहीद किया। आज छठा साल है और पाकिस्तान भर में इस हवाले से बरसी मनाई जा रही है। यकीनन ये कौम के लिए एक स्याह दिन है। दुश्मन ने जब दाता दरबार पे हमला कर लिया, करबला गामे शाह पे हमला कर लिया, हमारे चर्चिज़ पे हमला कर लिया, हमारे बाज़ारों को जो है वो खून से रंग लिया, हमारी फौज के जवानों के खून से जब उनके हाथ जो थे वो खून आलूद हो चुके थे, तो हमारे हौसले जो थे वो पस्त नहीं हो रहे थे। तो ये एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट था कि दुश्मन ने एपीएस पे हमला करके हमें ना सिर्फ झंझोड़ा बल्कि इस बात पे मजबूर किया कि हमें अब एक डिसीजन लेना है और दहशतगर्दों के कलकमे के लिए, उनके खात्मे के लिए हमें एक हतमी फैसला करना है। और उसके बाद हुआ भी। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन वालिदैन को जिन्होंने खून का नजराना इस काज के लिए दिया। यकीनन उस जगह पर मौजूद बच्चों को नहीं पता था कि वो मुस्तकबिल बदल देंगे, वो वक्त बदल देंगे, वो पाकिस्तान का आने वाला वक्त जो है उसकी तब्दीली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फिसाद हो या ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हो या इसी तरह के दीगर ऑपरेशन, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अमन का गहवारा बना है। और आप इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि उसके बाद फिर बड़े ऑपरेशंस हुए, बहुत सारे अफराद जो थे, दहशतगर्द जो थे वो मारे गए। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उनको जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए अपने बच्चों को इस तरह पेश कर दिया। बेशक, और उनकी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने हमेशा जहां पे सरहदों पे खड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत की, अपने खून से इस वतन की मिट्टी को सराब किया। उन्होंने अपने बच्चों के जानों के नजराने भी सिर्फ और सिर्फ हमारे सुकून के लिए, कि हम चैन से अपने घरों में सो पाएं, जो है वो कुर्बान किया उनको। ये वतन जो है उनको, उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। रमजान मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब हर मुश्किल घड़ी में अगर सबसे पहले किसी का सीना आगे खड़ा होगा तो वो आर्मी का ही होता है। हमेशा आर्मी ही कुर्बानियां देती है। क्या कहेंगे आप इस हवाले हनान, मैं सबसे पहले तो अहम बात यह है कि इस गुफ्तगू पे आप, अगर आपकी आंखें नम नहीं होंगी तो से? यकीन बेशक, करें मैं बेशक, समझता हूँ कि बेशक। शायद वो मकसद ही पूरा नहीं होता। और मैं कभी भी इस मौजू के ऊपर लंबी बात नहीं कर पाया क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मौजू है और मैं उस अल्फाज दिन खत्म हो को जाते हैं मिर्जा साहब, हम उनको मैंने, ट्रिब्यूट नहीं उस तरह से पेश कर पाते जैसे जिस तरह के वो हकदार है। मेरे ख्याल इसमें में कोई शक हमारे नहीं। पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, जानों का नजराने से आगे क्या रह जाता है। और वो भी वो बच्चे जिनके हाथों में कलम थे, वो इस कदर मासूम, इस कदर खूबसूरत, अपनी माओ के लखते जिगर, अपने बाप के जिगर गोशा, उन्होंने कुर्बान कर दिया सब, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की मिट्टी के। 17 दिसंबर की सुबह जब टेलीविज़न ऑन किया तो मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट्स चल रही थी, रिपोर्टर्स खड़े थे और मैंने देखा कि ज़ारो कितार रो रहे थे। और आज भी जब हम उस लम्हे को याद करते हैं तो यकीन करें कि आंखें जो हैं वो फिर नम हो जाती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन दर्जा रात जो है वो कम होता चला जा रहा है और मौसम शदीद सर्द जो है वो होता चला जा रहा है। सर्द मौसम की वजह से लोग जो हैं वो
खुश भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे मसाइल जो शहर फैसलाबाद के कम होते नज़र आ रहे हैं। वो किस तरह से कि स्मोक के असरात जो है वो शहर फैसलाबाद पे एक मुनासिब दर्जा रात की वजह से बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, अब वो भी कम होना शुरू हो गए। आइंदा 24 घंटों में शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज़ वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, रात के वक्त फैसलाबाद और इसके गिरदनवा में धुंध का राज था, लेकिन जैसे जैसे दिन जो है उसका आगाज़ हुआ, दिन चढ़ा तो सूरज मियाँ ने भी अपना मुखड़ा दिखाया फैसलाबाद के शहरियों को, जिससे मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो गया। अगरचे सूरज मियाँ तीखी किरणें ज़मीन पर डाल रहा है और अपना जो है वो मुखड़ा भी दिखा रहा है फैसलाबाद के शहरियों को, इसके बावजूद जो है सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। सूरज की तिरछी किरणें से धुंध की तो छुट्टी हो गई है, सर्दी में इजाफा जो है वो यकीनी तौर पर बरकरार है। दर्जा रात की बात करें तो इस वक्त दर्जा रात 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और यूँ सारा दिन जो है वो आज सूरज मियाँ जो है वो अपनी आंखें दिखाएगा फैसलाबाद के शहरों को, जिससे वो खूबसूरत सा जो समा वो फैसलाबाद का बनेगा। लेकिन जैसे ही दोपहर के वक्त जो है वो सूरज ढलेगा, सूरज की जो तपश है उसमें कमी आएगी, तो यकीनी तौर पर सर्दी की शिद्दत भी बढ़ेगी। इस वक्त हवा में नमी का तनासब 88% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियत के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश का जो भी इम्कान है वो जाहिर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब, वो खवातीन जो कि ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से जो इनामात हैं और गिफ्ट हैम्पर्स हैं जीतना चाहती हैं, उनके लिए आज का सवाल जो है बताते हैं कि रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। मैं फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ख़वातीन जो है उनके लिए ड्यू कॉस्मेटिक्स, जबकि मर्द हजरात जो हैं उनकी तरफ से बुलेवार्ड मॉल के वाउचर जो है फराम किए गए। 10 ऐसे खुशनसीब 5 ख़वातीन और 5 मर्द हजरात जो कि इस गिफ्ट को जीतना चाहते हैं, इन वाउचर्स को जीतना चाहते हैं, अपने मोबाइल उठाएं और इसका जवाब टेक्स्ट लिख के उस नंबर पे सेंड करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करने वाले 10 खुशनसीब जो होंगे उन्हें बुलेवार्ड मॉल और ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। रमज़ान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, सकूते ढाका के हवाले से क्या कहेंगे? ये भी वो रस्ता हुआ जख्म है जो कि पाकिस्तान को कभी नहीं भूल सकता। 16 दिसंबर 1971 को ये वाकया जो पेश आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में हनान, सबसे पहले तो अफसोस की बात यह है कि हम अगर अपने निसाब को देखें तो उसमें हमारी नई नस्ल को बताया ही नहीं जाता कि सकूते ढाका है क्या। ये भी नहीं बताया जाता कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। ये भी नहीं बताया जाता कि हमारे अपने इदारों और अपनों की गलती की वजह से वो मुल्क जो कि यकलख्त था, दो लख्त हुआ। और हमेशा ये होता है कि हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा हमारा दुश्मन उठाता है। वो 65 की जंग हो, वो 71 की जंग हो, या इसके बाद कारगिल का मार्का हो, हमें हमेशा कहीं ना कहीं इस बात का इदराक नहीं होता कि हमारी गलतियों से हमारा दुश्मन जो है वो सीख रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि एक मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ और इस मुल्क की बुनियादें जिस जगह पर रखी गई वो अब हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं। बंगाल, बांग्लादेश, मुस्लिम लीग, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि तहरीक पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान बनता है और हमें महसूस ये होता है कि जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ का है तो वज़ीर-ए-आज़म मजबूत है, और जब सदर यहाँ का है वेस्ट पाकिस्तान का तो सदर मजबूत है। तो ये वो गलतियां थीं जिससे हमने सीखा ना, और ये 24 साल तो जैसे तैसे चलता रहा। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि आम इलेक्शन हुए जिसमें बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली अवामी लीग ने नेशनल लेवल का वो इलेक्शन जीता और वो पावर में थे कि हुकूमत बनाते। लेकिन वेस्ट में मौजूद जो ताकतें थीं उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसा हो कि ईस्ट की जो हमारी ईस्ट पाकिस्तान की जो सियासी जमात है वो इस मामले के ऊपर अपनी हुकूमत बनाए, जिसके बाद हमारी दूरियां शुरू हो गई। दूरियां तो उस वक्त आगाज़ हो चुका था जब हम हर मामले पे उन्हें महरूम रख रहे थे, और अभी भी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे सूबों को, बहुत सारे डिवीजन्स को अभी भी महरूम रखा जाता है। तो वैसा तब भी हो रहा था, लेकिन ये खलीज ऐसी बढ़ी कि 26 मार्च 1971 को
बांग्लादेश की जानिब से, बंगाल की जानिब से ये डिसीजन हो चुका था कि नो मोर, अब हमें मज़ीद इकट्ठे नहीं रहना। 71 की जंग भी होती है, वहाँ से बगावत भी होती है बांग्लादेश से, और इंडिया हमला करता है। हमें सामने से इंडियन फ़ौज का सामना करना पड़ रहा है, और वो पाकिस्तानी अवाम जो कि आमतौर पर फ़ौज के पीछे खड़ी होती है, वो बंगालियों की शक्ल में, बागियों की शक्ल में, बगावत की शक्ल में हमारे फ़ौज के पीछे तो मौजूद थी, लेकिन हमारे फ़ौज के कमर पे जो था वो वार हो रहा था। एक तरफ दुश्मन था, दूसरी तरफ बागी थे, और नतीजा ये निकला कि बंगाल हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश की शक्ल में दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरा। लेकिन हकीकत क्या थी और क्या क्या असबाब थे, अभी भी आवाम को, और जो अहम बात है कि नई नस्ल को उससे आगाह नहीं किया जा रहा। आप अभी भी मुताला पाकिस्तान की किताब देख लें तो किसी एक चैप्टर में आखिरी सफ़े के ऊपर आधा सफ़ा जो है वो लिखा होता है सकूते ढाका, और इतनी मुश्किल टर्म और इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि आम बच्चे को, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। और इवन कि आप यहाँ पर इर्द गिर्द चल के देख लें, पूछ के देख लें, अवामी राय लेके देख लें, कि बहुत सारों को तो यही नहीं पता होगा कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। न्यू जनरेशन जिनके सिलेबस जो हैं वो इंग्लिश में हैं, उनको तो इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है कि वो मामला था कि अस्कूते डाका कि आप किसी भी इंटरनेशनल स्कूल में जाके पूछ रहे हैं, बच्चों को उस तरह से तालीम दी ही नहीं जाती इस हवाले से जिस तरह से देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी जाकर देखें तो आपको कुछ ज़्यादा लिटरेचर नहीं मिलता इस मामले के ऊपर कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा लिटरेचर अवेलेबल हो तो जिससे तारीख के लोग ऊपर जो पीएचडी करते हैं उनको इसके ऊपर भी थीसिस बनाने चाहिए, इसकी भी मुकम्मल मालूमात लेके कुछ ना कुछ अपलोड करना चाहिए, क्योंकि लोगों को इल्म होना चाहिए कि हम किन मराहल से गुजर के आगे आए हैं, किस तरह से हमने कुर्बानियां दी हैं। अगर हमें अपनी तारीख का ही नहीं पता होगा तो हम किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। असल में हुआ ये था कि हनान, जब पार्टीशन में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी एक मुल्क के दो हिस्से हों और उनका कोई भी आपस में कोई ज़मीनी राब्ता ना हो, यकीनन ये एक मुश्किल वक्त था, और 24 साल जिस तरह गुजारे गए तो उसमें हमारे मुकामी सियासतदानों की बहुत बड़ी गलतियां हैं। हमेशा उन्हें महरूम रखा गया, हमेशा उन्हें नौकरियों से दूर रखा गया, हमेशा उन्हें बजट से महरूम रखा गया, हमेशा वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। और अगर आज हम कंपेयर कर लें, अगर हम बांग्लादेश से कम 24 साल बड़े हैं बतौर पाकिस्तानी और बतौर पाकिस्तान, तो बांग्लादेश अभी भी हमसे ज़्यादा बेहतर है, उसका इकोनॉमी हमारी हमसे मजबूत है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो फोर्सफुली हमसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसके पास आर्म्ड फोर्सेस ऐसी नहीं हैं, ऐसे इदारे नहीं हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वो हमसे मजबूत है। तो पिछले दिनों हमारे यहाँ कुछ एक्सपोर्टर्स भी आए थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि हम वहाँ पे जाके जब फैक्ट्रीज को देखा, उनके सिस्टम को देखा, तो वो अभी कोरोना की वजह से बंद है। कहता है जब फुली फंक्शनल हो गए आपकी एक्सपोर्ट में इस कदर कमी आएगी कि आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि वो सारी एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट जिसका रुझान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह से शिफ्ट उधर होगी वो पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से पाकिस्तान को एज मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के कुछ अभी भी पार्ट हैं वहाँ पर, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और उससे मुल्हिका कुछ इलाके, तो वहाँ पर अभी कोरोना की वजह से बहुत कुछ मुतासिर हो रहा है। लेकिन अभी भी दिलचस्प बात यह है या अफसोसनाक बात यह है कि अभी भी हमारे इदारे और सियासतदान अभी भी इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं बहुत सारे इलाकों के साथ, और जो उनका हक बनता है उनको नहीं दिया जाता, जिस वजह से अब वहाँ पर रहने वाले जो मकीन हैं, जो लोकल्स हैं, उनके दिल में बगावत जो है उठती है। यही तो वजह है मिर्जा साहब कि जब लाहौर के ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं तो एक राजनपुर के रहायशी का क्या कसूर? वो जो वहाँ पे बसर कर रहा है वो अपनी ज़मीन को ना छोड़ सकता है, ना अपने मोहल्ले को छोड़ सकता है, लेकिन वो भी उतना ही मुतहम्मल है, उतना ही हमारे लिए ख़ास और अहम है जितना कि एक लाहौरी अहम हो सकता है या दूसरे शहरों के लोग अहम हो सकते हैं। वहाँ पे भी उतने ही बजट की ज़रूरत होती है तरक्याती कामों के लिए, लेकिन तरजीहात मुख्तलिफ क्यों होती है हमारे सियासतदानों की? क्या वोट बैंक यहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे वोट बैंक कम होता है? वहाँ की सीटों की अहमियत क्यों नहीं जो है वो परखी जाती? हन्नान, सबसे अहम बात यह है कि ये हमेशा से अफसोसनाक मरहला ये रहा है कि जब भी की सीट होती है तो वो कोई ना कोई जो मौरूसी सियासतदान है वो ले जाता है। अगर हम मुस्लिम लीग नवाज़ की बात कर लें तो उनका तख्त जो है वो लाहौर में होता है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो उनका तख्त जो है वो कराची में होता है। अगर हम
काफली की बात कर लें तो उनका तख्त जो है वो या लाहौर है या गुजरात। अगर हम पीटीआई की बात कर लें तो उनका फोकस तो अल्लाह की रहमत से कहीं पे भी नहीं है ना, मौजूदा जो सूरत हाल नजर आ रही है। तो डिवीजन होनी चाहिए। हमेशा से बलूचिस्तान का ये मसला रहा है कि सुई नॉर्दर्न गैस वहां पे है और उनको अपने ही वसाइल से जो है महरूम रखा जा रहा है। सैयद अहमद फवाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद रहे हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा कि बताएं सबसे मुश्किल वक्त क्या था, कौन सा था। कहता था मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर बलूचिस्तान में था और मैं बीमार हो चुका था। 11 घंटे की ट्रैवल के बाद मुझे मेडिसिन मिली। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि खारान है, मकरान है, सिब्बी है, जैकाबाद है, वहां पर सहूलियात इतनी स्कैटर्ड हैं कि आपको दवाई के लिए भी अगर असिस्टेंट कमिश्नर को इतने घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा है, असिस्टेंट, यही तो सवाल है, आम आदमी को क्या वहां पर पानी की सहूलियात कैसी होंगी, वहां पर सेहत की सहूलियात कैसी होंगी। आप सिंध के गोट चले जाएं, मुख्तलिफ जो गोट, बिल्कुल इस हवाले से मिर्जा साहब गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रमज़ान मिर्जा मौजूद हैं। रमज़ान मिर्जा साहब, सकूत ढाका को आप सम अप किस तरह से करेंगे, क्योंकि आप एक टीचर भी रहे हैं तो आपको काफ़ी इल्म होगा इस हवाले से, क्या कहेंगे इस हवाले से? एक ही फिक्रे में बात मुकम्मल करूंगा कि इस सानहे से हमारे इदारों को, हमारे सियासतदानों को और दीगर शुबा है ज़िंदगी को सीखने की ज़रूरत है और जो हमारे पास बच गया है उसको महफूज रखने की ज़रूरत है। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो आजकल स्ट्राइक चल रही है असिस्टेंट कमिश्नर्स की, इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि इंटरेस्टिंग स्टेटस भी इस हवाले से रख रहे हैं कि डीजी साहब कहीं कल उनको बैलफ गिरफ्तार करने आया और ग्रीन टी पीने के बाद वापस चला गया। ये क्या चक्कर, क्या है, जरा असल में हन्नान, फिर एक ये सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर आप फिर गुफ्तगू कर रहे हैं। मामला ये है कि जब इदारे अपने इख्तियार से तजावुज़ करेंगे या जो उन्हें इख्तियार दिया गया है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। कल एक ऐसे ही फ़र्ज से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कुछ इदारों का नाम लिया जिनमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिनमें वकला का भी जिक्र हुआ, जिनमें इसी तरह दीगर इदारों का भी जिक्र हुआ। तो वो कह रहे हैं कि ये इदारे काम नहीं कर रहे। मैंने कहा महसूस ये होता है कि पाकिस्तान में शायद सारे इदारे ही हड़ताल पर गए हुए हैं और ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कोई इदारा ठीक से अपना काम नहीं कर रहा। वो आप सियासतदानों की बात कर लें, वो ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें और इसी तरह बहुत सारे दीगर इदारों की जिनका नाम नहीं लिया जा सकता यहाँ पर, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उस अंदाज में अदा नहीं कर रहे जिस अंदाज में उन्हें अदा करनी चाहिए। कल का भी एक वाक़या है जिस स्टेटस डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सुहेल ख्वाजा के, लेकिन स्टेटस की बात तो आपने पूरी कर ही दी कि फिर क्या हुआ कि अच्छा मिर्जा साहब, एक गरीब के घर बैलफ जाए तो वहाँ पे सूरत हाल कुछ और होती है, यहाँ का आप क्या कहेंगे? आप ये समझ लें कि हमारे कानून में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर गर्दन आपकी मोटी है तो उसको फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी गर्दन उस फंदे में आती नहीं है जो उनके पास अवेलेबल है। कानून में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर तगड़ा है उसके लिए कानून और है और अगर कोई कमज़ोर है तो उसके लिए कानून और है। अगर आपने अरबों खरबों की चोरी की हुई है तो आपको रिलीफ भी मिलेगा, आपको सारा कुछ मिलेगा। और अगर आपने किसी की भैंस चोरी कर ली है, बकरी चोरी कर ली है और यहाँ तक कि किसी की साइकिल चोरी कर ली है तो आपको जान छुड़वाने में जो है वो कई साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिर्जा साहब मैं अपनी अदलिया को सलाम पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो इस फिक्र से मुबर्रा होती, वो इसको नहीं देखती कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर देखती होती तो शायद डीजी के हवाले से बैलफ उनके घर पे ना आता और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं या कोई भी है उनके आगे कोई बड़ा नहीं, कोई ताकतवर नहीं, कोई कमज़ोर नहीं, वो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं। क्या कहेंगे सर? लेकिन मेरा आप ही से सवाल है कि जो सियासी कश्मकश इस वक्त चल रही है और अदालती इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, क्या आप उसको भी 100% ऑन मेरिट कहेंगे? देखें, कानून के मुताबिक जो कानून और आइन कहता है, हमारी अदलिया तो उसके मुताबिक फैसले करती है। और इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने से मैं इसलिए गुरेज करूंगा क्योंकि कोर्ट के मामला कोर्ट ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। हमने ना तो उस हवाले से तालीम हासिल की और ना ही उतना इल्म हमारे पास मौजूद होता है जितना
दीगर इदारों के पास मौजूद होता है। तो इस गुफ्तगू को सम अप करते हैं और बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा साहब आज के शो में आपके आने के लिए। तो नाज़रीन, MTM जो है मसूद टेक्सटाइल मिल्स, वो एक हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा इदारा है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की मैशियत में एक अहम किरदार। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल बेहतरीन होना ज़रूरी है। मेरी ड्रेसिंग डैन स्टीवन बाय साबजिस, जबकि हेयर स्टाइल जो है प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है। तो जनाब चलते हैं किचन की तरफ, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आज का सवाल रिपीट करता चलूं कि पाकिस्तान का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पाकिस्तान का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? जीतने वाले खुश नसीब जो होंगे उनको बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वॉचेस और इसके साथ साथ ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो दिए जाएंगे। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं कि शेफ किंजा आज हमें क्या बना के खिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज हम और क्या बनाने जा रहे हैं किचन के अंदर? कोई मुनफरिद डिश लग रही है आज, क्योंकि नूडल्स भी मौजूद हैं, चिकन भी है, राइस भी है, वेजेस भी हैं और कुछ टमाटर भी आपने बॉईल करने के लिए रख छोड़े हैं। क्या बना क्या रहे हैं आज हम? सर आज थोड़ी रेसिपी हमारी लेंदी है। सिंगापुरियन राइस बनाएंगे हम आज। सिंगापुरियन राइस तैयार किए जाएंगे। जी ठीक है जनाब, तो मैं चाहता हूं आप उसकी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करें ताकि ऑडियंस को पता चले कि ये सिंगापुरी राइस बनते कैसे हैं। और मैं तो फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहा हूं, मैंने इससे अच्छा। पहले कभी ट्राई नहीं किए। चले आप आज ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी जिसका मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बुलेवार्ड मॉल का। हमारी 4 आउटलेट्स वहाँ पर रन कर रही है, होम बेकरी, चाइना किचन, पंजाबी ढाबा और हमारे ग्राउंड फ्लोर पर चाय नाश्ता है। तो रेसिपी आज हम लोग सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं। इसकी 3 स्टेप्स हैं। राइस बनेंगे, इसके नूडल्स बनेंगे, नूडल्स यानी इसकी ग्रेवी तैयार होगी चिकन में, और इसके सॉस बनेगी। सबसे पहले मैं सॉस की रेसिपी बताऊंगी। सॉस पे मुझे चाहिए 1 कप मेयोनीज मैं इसमें ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून मैं इसमें केचप ऐड करूंगी, सीजनिंग ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड सॉल्ट, हाफ टीस्पून सब ऐड करेंगे। इसको ऐड करके थोड़ा इसको मैं मिक्स करूंगी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी और हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। देन मुझे चिकन मैरिनेट करूंगी। चिकन को मैंने जूलियन कट करना है। जूलियन कट करके उसमें मैं चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी सोया सॉस और वर्सेस्टरशायर सॉस और हॉट सॉस डाल के मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। ठीक है। राइस हमें सिंपल बनाने हैं। राइस में सिर्फ मैं स्टर फ्राई करूंगी उसको, और जो है मेरे पास कैरेट है उसको मैं थोड़े से क्यूब्स कट करके उसमें ऐड करूंगी। राइस का इतना काम नहीं होगा। नूडल्स, अब जो हमें नूडल्स बनाने हैं उसमें मैं, अच्छा इसकी मेन चीज 2 चीजें हैं जो इसकी उस पे गार्निश पे जाती हैं, गार्लिक और जो चिली हमारी होती है होल चिली, यानी इसका जो टेस्ट होगा उन्होंने डेवलप करना है। जी। उसको हम लोग फ्राई करेंगे। आपने मोटा मोटा कट करके पहले गार्लिक को फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम लोग जो हमारी चिलीज हैं उसको होल फ्राई करके उसको हम निकाल लेंगे। देन हम अपनी ग्रेवी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो चिकन है इसे फ्राई किया जाएगा या इसी तरह ऐड कर दिया जाएगा चावलों के? मैरिनेट करके फ्राई करूंगी, इसकी ग्रेवी बनेगी, साथ में नूडल्स ऐड करूंगी। देन हम उसको जब प्लेटिंग करेंगे, राइस लगाएंगे, फिर हम लोग जो नूडल्स हमने तैयार किए होंगे वो हम लोग लगाएंगे। यानी लेयर्स बनाई जाएंगी। जी, सॉस होगी, सॉस लगेगी और ऊपर एंड में हम लोग जो फ्राइड गार्लिक और वो है चिलीज हैं वो ऐड करेंगे हम। जनाब बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन है जो कि आज आप बनाने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि चिकन जो है फ्राई किस में किया जाएगा? गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई। जनाब गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि इसे कुदरती अज्जा से हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है ताकि आपके खाने के लज्जत को 4 चांद लगाए जा सकें। बल्कि यही नहीं, इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे तो बाजार में जाके सबसे पहले किंजा चॉइस क्या होनी चाहिए? गोल्डन कुकिंग ऑयल। गोल्डन कुकिंग ऑयल की। तो जनाब मैं चाहता हूं आप बनाना शुरू करें ताकि 1 बाय 1 स्टेप्स जो हम परफॉर्म करेंगे ऑडियंस को पता हो कि इसको किस तरह से बनाना है। रेसिपी तो हमने बता दी, अब इसके स्टेप्स जो हैं वो बताएं। अच्छा, इसकी सॉस पहले मैं रेडी करके साइड पे रख दूंगी। ठीक है। तकरीबन 1 कप मेरे पास ये मेयोनीज है। प्लेन मेयोनीज लेनी है, गार्लिक वाली नहीं लेनी है। हाँ, वो आजकल तो मेयोनीज के अंदर भी बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें प्लेन लेनी होगी मेयोनीज। इसमें मैं थोड़ा सा 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डालूंगी। ठीक है। वैसे चिली गार्लिक से ही इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, इसलिए गार्लिक वाली मेयोनीज लेने की जरूरत में नहीं है। नहीं, वो इसमें अब हम लोग टमाटो केचप डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड कर दिया। सीजनिंग ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून व्हाइट पेपर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स। ओके। और इसको डाल के मैं मिक्स करूंगी।
और ये हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये सॉस मैरिनेशन के लिए या चावलों के साथ सर्व होगा? ये सर इसकी लेयर में जाएगा, टॉप लेयर पे सॉस जाएगी, तो ये उसकी सॉस ये रेडी हो गई है। मैरिनेशन की अलग से बनेगी? जी, मैरिनेशन अलग होगा। ठीक है, चिकन अलग, मैरिनेशन इसकी अलग से करेंगे। और अब सॉल्ट जो है वो एज पर टेस्ट ऐड किया जा रहा है और इसे भी मिक्सअप कर दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ किंजा आप बनाएं आज की रेसिपी। उतनी देर आज के जो गेस्ट हैं हमारे, मैं उनकी तरफ चलता हूँ। आज के गेस्ट हमारे बहुत ही अहम हैं। मेरी मुराद जनाब साकिब मनान साहब से, जो कि कमिश्नर हैं हमारे फैसलाबाद के और न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर हैं, और उनके साथ साथ जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 के, और इसके साथ साथ फैसलाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप दोनों को सर वेलकम करते हैं शो के अंदर। मैं साकिब मनान साहब की तरफ पहले जाना चाहूंगा। सर, क्या कहेंगे, नई नई अपॉइंटमेंट हुई है, कैसा लग रहा है हमारे शहर में आके? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा वैसे फैसलाबाद का ये पहला ही ट्रिप है एंड आई हैव फाउंड द पीपल एंड द सिटी टू बी अ वंडरफुल प्लेस। हमारे फैसलाबाद के लोग बड़े दिलदादा हैं और बड़े ही मेहमान नवाज हैं, और यहाँ पे जो भी मेहमान आता है उसकी अच्छे से जो है वो तवाज़ा की जाती है, बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आया जाता है। हमारे लोगों के बारे में, खुशदिल लोग जो हमारे फैसलाबाद के, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मेहमान नवाजी का अवसर पाया जाता है और रोज़ ही मुझे कुछ ना कुछ नई खुश आमदीद वसूल होती है। लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। इट्स अ नाइस प्लेस विद नाइस पीपल। सर, क्या कहेंगे, हमारे शहर के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। पेरी अर्बन प्लान है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है, हमारे पार्किंग के मसाइल हैं, हमारे इंक्रोचमेंट के बहुत सारे मसाइल हैं। आप किस नज़र से देखते हैं इन तमाम मसाइल को? विजन क्या है, किस तरह से लेके चलेंगे फैसलाबाद के मसाइल को, किस तरह से हल करेंगे? प्रायोरिटी पे क्या चीज़ें हैं और उनके बाद किन चीज़ों की तरफ जाएंगे? टिपिकल अर्बन प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आ रहा है मुझे शहर, जैसे कि आबादी बढ़ती जाती है उसी तरीके से मसाइल बढ़ते जाते हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आई है कि यहाँ पर आखिरी मास्टर प्लान आज से 5 दिहाई पहले यानी 1968 में बना। उस वक़्त शहर की आबादी कुछ 4-4.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी और यहाँ पर जो भी प्लानिंग की गई वो 4.5 लाख अफराद के हवाले से ही की गई। अब उस वक़्त से ले के आज हम 2020 में बैठे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि आबादी 10 गुना बल्कि 20 गुना बढ़ चुकी है। उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मुमकिन ही नहीं है कि बढ़ाया जाए, तो उसकी वजह से ये सारे अर्बन प्रॉब्लम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो बन चुके हैं। उसमें पार्किंग का प्रॉब्लम भी है, उसमें इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम भी है, सीवरेज, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन। अब जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, लामहला, और इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, गोज़ विदाउट सेइंग कि तमाम मसाइल का यकदम तो हल किया नहीं जा सकता। तो मैंने इसकी एक तरजीह तय की है। उसमें सबसे पहले मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर दूं कि हम सर्विसेज की तरफ ध्यान देंगे। यही सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंतज़ामिया की भी और आवाम के लिए भी, इसी में आसानी होती है। एनक्रोचमेंट का खात्मा, हेल्थ फैसिलिटीज़, बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये 2-3 बेसिक तरजीह, हाँ जी, बेसिक और तरजीही बातें हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो फेज़ 2 की प्लानिंग है उसके अंदर मेरा प्रोग्राम है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे इजरा किया जाए। मुझे पता लगा कि एक ज़माने में यहाँ पर फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस चला करती थी। बिल्कुल। उसकी मैं तहकीक कर रहा हूँ कि वो क्यों बंद हुई और हम उसको किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ट्रांसपोर्ट सर्विस दोबारा शुरू हो जाती है तो शहर के अंदर कुल्ली तो नहीं लेकिन जुज़वी तौर पर यकीनन ट्रैफिक की कंजेशन का मसला हल हो जाएगा। ठीक है जनाब, हमारे साथ जफर डोगर साहब भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आपकी नज़र में, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार मसाइल हैं हमारे फैसलाबाद के जिनको हम वक्तन फ़वक्तन उजागर करते रहते हैं और तमाम तर चीज़ें आपकी नज़र से होकर गुजरती हैं। आप क्या समझते हैं सर, तरजीही बुनियाद पे कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करना फिलफौर ज़रूरी है? मैं वेलकम करता हूँ कमिश्नर साहब को फैसलाबाद आमद पर और हमारे शो में आने पर, और इन्होंने बहुत दुरुस्त अप्रोच मुझे इनकी लगी कि बहुत बड़ा इशू है हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना बहुत एक प्रॉब्लमैटिक है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट सेक्टर की, इस तरह की जैसे फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो वैगनों का, वो भी एक अच्छा निज़ाम था। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ थीं, अगर ये उस सर्विस की बात कर रहे हैं जो माजी में कभी डबल डेकर बसें भी चला करती थीं, तो ज़रूरत इस वक्त यही है कि चूँकि पार्किंग के मसाइल इतने पेचीदा हैं कि उसमें इस तरह की सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि आप कितने पार्किंग प्लाजाज बना लेंगे यहाँ।
जब तक एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर नहीं आएंगे आप, शहर के पार्किंग के मसाइल भी हल नहीं हो सकेंगे और शहर के जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, शहरियों के उनको बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करना, ये भी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा इनके जहन में, बल्कि इस तरह से नहीं पहले कभी डिस्कशन हुई। इस पे हमारे एक एमपीए और जो डीजी जो चेयरमैन हैं एफडीए लतीफ़ नज़र, उन्होंने भी एक खाका सा तैयार किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को पेश भी वो करना चाह रहे थे। ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। एक तो सोच इनकी राइट डायरेक्शन में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। साकिब मन्नान साहब से इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सर क्या कहेंगे, माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है हमारे यहाँ। ये एक ऐसा जिन है जो बाहर आ चुका है और इसे बोतल में बंद नहीं किया जा रहा। इंतजामिया चाहे सरतोड़ मेहनत कर ले इसके ऊपर, या फिर हमारे महकमा माहौलियात जो मुतलका अदारा है वो भी इसके ऊपर एक्शन ले, ये मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आते। और कुछ इसमें पार्टिसिपेशन ये भी कहा जा रहा है कि हमारी ट्रैफिक की भी है कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो गाड़ियों के चेक नहीं किए जाते, उनको बनाए नहीं जाते, उनको रोजाना की बुनियाद पर चेक नहीं किया जाता। गाड़ियों से निकलता धुआं फिजा के अंदर मिलने के बाद माहौल को आलूदा कर रहा है, सांस लेना दुश्वार हो गया और यही वजह है कि स्मोक भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप इसके ऊपर क्या नजर रखते हैं, किस तरह से इसे हल करेंगे इन मसाइल को? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये मामला भी बड़ा ही पेचीदा और ज़रूरी है और ये भी एक टिपिकल अर्बन प्रॉब्लम है। आपने फरमाया कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा आपकी बात में और फिर मैं अपनी दलील मुकम्मल करूंगा। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के धुएं से नहीं हो रही, फैक्ट्रियां, इसके अंदर फैक्ट्रियां और जो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वो ईंटों के भट्टों का है। लिहाजा इसको भी बतदरीज ही हमने हल करना है, जिसमें सबसे पहले जो वर्क हो रहा है वो ईंटों के भट्टों पे हो रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 60% भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त हवा की लहरों पे लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बड़ी ही आसानी से दूर खड़े होकर आप शिनाख्त कर सकते हैं। अगर भट्टे से काला धुआं निकल रहा है तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे है और सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो वो नई टेक्नोलॉजी पे है। तो हम इस वक्त 50 से 60% नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हुए हैं और भट्टों के खिलाफ हमने एक्शन भी लिया हुआ है। वो तमाम भट्टे जो नई टेक्नोलॉजी पे नहीं आए उनको हमने इस वक्त क्लोज किया हुआ है और जो ऐसी नई टेक्नोलॉजी पे आते हैं उनको चलाने की हमने इजाज़त दे दी हुई है। मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को ये मैसेज जाए, खास तौर पर भट्टा मालकान को मैसेज जाए कि हमारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये एक इज्तिमाई मसला है और उसके अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। वो नई टेक्नोलॉजी जिग-जैग पे शिफ्ट हो जाए और अपना भट्टा चलाएं और अपना कारोबार करें। तो एक तो ये काम जो है जो फौरी तौर पे हो रहा है। दूसरा, जो आप माहौलियाती आलूदगी की बात करें गाड़ियों के हवाले से, उसके अंदर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का वर्क जारी है। आपने नोट भी किया होगा कि अब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन का निज़ाम आ गया है। जो नई नंबर प्लेट इशू हो रही है वो ऑल पंजाब है, वो ज़िले के हिसाब से नहीं है। मिसाल ये है कि पहले अगर आप नंबर प्लेट लेते थे तो उस पर FDA और FDB इस तरह लिखा होता ना, फैसलाबाद से जारी, फैसलाबाद से एल, लाहौर से एल वाली, लाहौर से है तो LH से शुरू होगी, रावलपिंडी से है तो RI से शुरू होगी। वो निज़ाम अब तब्दील किया जा चुका है। अब ये सेंट्रल नंबर प्लेट्स होती हैं और उसी के अंदर सेंट्रल इंस्पेक्शन की रजीम भी आ गई है कि गाड़ी ने जिस वक्त रजिस्टर होना है उस वक्त भी उसकी सर्टिफिकेशन होनी है। उसके बाद जब उसने रिन्यूअल के लिए जाना है तो उसके लिए भी उसकी सर्टिफिकेशन होनी है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा निज़ाम है जो इस वक्त ज़रा वक्ती कमी के बायस उस पर मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मुख्तसरन ये है कि प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर पूरे तमाम अर्बन सेंटर्स के अंदर 5-5, 10-10 वर्कशॉप बनाई जाएंगी जो ये सर्टिफिकेट्स जारी किया करेंगी और जब तक वो सर्टिफिकेशन का अमल मुकम्मल नहीं होगा गाड़ी की रिन्यूअल की तजदीद नहीं हो सकती। अच्छा तो इस तरीके से हम काबू पाएंगे इस पे। सेक्रेटरी RT जो हैं उनकी जानिब से अब तक कितने चालान किए गए हैं जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, या कितने फिटनेस सर्टिफिकेट्स पास किए गए हैं, कितने फेल किए गए हैं? इस हवाले से भी सर थोड़ा मैं चाहता हूँ आप लाजमी नज़र डालें इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बड़ी बसें जो काला धुआं छोड़ रही हैं और लारी अड्डे से निकलती हैं, जिधर जिधर से गुजर रही होती हैं, पूरा रोड जो है उनका धुआं देख रहा होता है। इस हवाले से भी तो कोई सर एक्शन होना चाहिए। जी, मेरे पास माजरत के साथ वो फिगर्स तो इस वक्त मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन वो हासिल किए जा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बाज़ मुहैया भी कर दूंगा और जो उनकी कारकर्दगी अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई तो उसको जी बिल्कुल। जफर डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसमें कुछ हमारे जो फैक्ट्री मालकान हैं उनका भी अहम किरदार है, क्योंकि ये कहा जाता है कि फिल्टर्स लगे होते हैं इनकी चिमनियों के अंदर। जैसे ही महकमा माहौलियात वाले आते हैं वो फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं और जैसे ही वो चले जाते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
माहौलियाती आलूदगी एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई खैर गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं। महकमे जो होते हैं वो उनका अमला मिली भगत के ज़रिए ये सारा कुछ हो जाता है। और यहाँ तो सनतकारों ने फैक्ट्रियों में गर्कियाँ बनाई हुई हैं, ये मतलब उर्दू पंजाबी का मिक्सचर उन्होंने बनाया कि वो पानी जो उनका वेस्ट वाटर है वो ज़ेरे ज़मीन डंप कर देते हैं। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? इस वजह से फैसलाबाद का पानी मुज़र सेहत हुआ है। बिल्कुल। क्या सरकारी इदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं? क्या वजह, क्यों नहीं? तो माहौलियाती आलूदगी तो फैसलाबाद का इतना बड़ा इशू है, इस पर तो सबको कटहरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। फ़ज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और जो शोर की आलूदगी, वो हर तरह की आलूदगी बहुत ज़्यादा उसका लेवल है। और माहौलियाती आलूदगी को मापने का जो पैमाना होता है, जो आलात उसके लिए चाहिए, फैसलाबाद के पास तो वो भी नहीं है। अभी तो पिछले मैं दिनों तो समझता हूँ कि ये हमारा फैसलाबाद, अब कमिश्नर साहब आए हैं, अब एक प्रॉब्लम खैर इनके साथ ये भी होगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज डिप्टी कमिश्नर ने देखने होते हैं। तो अल्लाह करे दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरे एक इनकी नज़र तो पूरे फैसलाबाद डिवीज़न पे होगी और फैसला हमें ज़्यादा गर्ज होती है फैसलाबाद शहर से भी और फैसलाबाद डिवीज़न से भी, क्योंकि हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो फैसलाबाद डिवीज़न है। तो लेकिन जब हम इतने बड़े शहर को देखते हैं उसका कोई वाली वारस नज़र नहीं आता तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि इशू आपने ऐसा उठा दिया माहौलियाती आलूदगी का कि इस हवाले से फैसलाबाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप के जो 2-4 शहर तीसरे नंबर पे सर आ रहा था पिछले दिनों। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे फैसलाबाद का बहुत अहम मसला है और दिन ब दिन इसमें कमी आने की बजाय कहीं बढ़ जाता है, कहीं पे इंतजामिया कार्रवाई करती है तो वक्ती तौर पे उसे उठा लिया जाता है, दोबारा इंक्रोचमेंट वहाँ पे हो जाती है। घंटाघर के 8 बाजार और राजबा रोड इस हवाले से बहुत मशहूर है कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट कभी ख़त्म ही नहीं हुई। अगर जंग बाजार की बात की जाए तो जंग बाजार वो बाजार था जहाँ पे कोरोना के दिनों में भी रेहड़ियाँ लगती थी और वहाँ पे उस वक्त में भी इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हुई थी। आप इस हवाले से सर क्या कहेंगे? इन फ्यूचर किस तरह से लेके चलेंगे इन चीज़ों को फैसलाबाद में? जी बहुत शुक्रिया। इंक्रोचमेंट के बारे में तो जी मेरी पॉलिसी बहुत क्लियर है, ये सारी खत्म कर देनी मैंने। खत्म कर दी जाए? बिल्कुल खत्म कर देनी है मैंने। ठीक है, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। और ये बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है मेरी। कहा जाता है कि घंटाघर के 8 बाजारों में 5-5 फीट तो दी जाएगी ताजरों को, ये वो, मतलब इसके बारे क्या कहेंगे? कुछ भी, ये मैंने 1906 का नक्शा निकाल लिया जी। निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया, पूरी तैयारी है अब आप? मेरी पूरी तैयारी है, ये बिल्कुल आप मैसेज मेरी तरफ से क्लियर है, इसको मैंने क्लियर कर देना है। यानी ये ताजरों को खुला पैगाम है और उनको बताया जा रहा है कि अगर किसी ने कोई ठोस तजावजात भी किए हैं तो खुद ही से हटा लें, वरना। देखें जी, तजावजात 2 टाइप के हैं। एक होते हैं आर्जी तजावजात, किसी ने रेड़ी लगा ली, किसी ने कोई टोकरी रख ली, कोई मूवेबल टाइप जैसे होता है ना, वो तो आसान सा ही होता है वैसे, उसमें तो कोई ऐसा बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है, सॉफ्ट होता है, आसान सा होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जी जिस वक्त एक्शन शुरू होता है तो वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद वो वापस भी आ जाते हैं। दूसरा जो बड़ा मसला है वो है जो आपके परमानेंट तजावजात होते हैं, वो हमने निशान लगा दिए हैं वहाँ पे, उनसे गुजारिश की है कि रजाकाराना तौर पे इसको क्लियर करें। मैं जाके उनको गुलाब का फूल भी पेश करूंगा, उसके बावजूद अगर उन्होंने तावन ना किया तो फिर हम खुद करेंगे इसको। जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप दिया कमिश्नर साहब ने इस हवाले से कि नो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर इंक्रोचमेंट पे, आप क्या कहेंगे? ऐसे तो बहुत कुछ ऐसा है जिस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। बहुत बड़े हमारे सरकारी अफसर, हमारे कॉरपोरेशन के अफसर मुलव्वस रहे हैं सारे तजावजात के धंधे में, और जिन्होंने पैसे लेके सारे तजावजात करवाई, कब्जे करवाए। 1906 का नक्शा लेके चलने की बात जो है ये नामुमकिन है। आपको आधा कुछ 70% शेयर कराना पड़ेगा। अभी तो आप एक रेल बाजार जो चौक से जो गुमटी से लेके जो नाले पे सारे प्लाजे बने हुए हैं वो नहीं, सर्कुलर रोड वाले सर, अभी कितने सालों से एक प्लाजा, एक प्लाजा, एक पेट्रोल पंप जो बना हुआ था एक जड़ावाला रोड पर, वो कई दहाइयाँ लगी उसको गिराने में। अभी इतने प्रेशर के बावजूद हमारे कमिश्नर की रोजाना सुप्रीम कोर्ट में
वहाँ उनको बड़े नागवार अल्फाज सुनना पड़ते थे, लेकिन अभी तक वो चंद कुछ हुई तजावज़ात के नाम पे लोगों को बेघर किया गया, लेकिन 12-14 सरकारी दफातर जो ग्रीन बेल्ट्स में बने किसी ने नहीं उसको छेड़ा, वो उसी तरह बने हुए सरकारी ट्रैफिक के सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों मैं नहीं नहीं भेज रहा समझता कि रजिस्ट्रियां? ये बहुत मुमकिन ही नहीं है, होना चाहिए। अगर ये मुहावरतन कहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है कि आप 1906 का नक्शा लेके आप उसके मुताबिक शहर में बचने कुछ नहीं। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? और फिर वो तमाम लोगों को भी कटहरे में लाना चाहिए। ये तो वो वक्त ही बताएगा जी, लोग, अब मैं क्या इस पे बहस कारपोरेशन करूं? के जो लोग मैंने हैं, आपको उनको अपना भी इरादा पकड़ना बता दिया। लेकिन जी सर तो काफी डिटरमेंट है, कमिश्नर साहब वो कह रहे हैं मैंने इरादा बता रही है, और इरादा इनका पुख्ता लग रहा है। जिस तरह से शॉर्टली ये बता रहे हैं, मतलब अंदर एक तूफान है जो आने वाला है शहर के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से। सर ठीक है, इतने कमिटेड हैं और अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और हम सर खैर, जायज बातों लेकिन में तमाम वो लोग कटहरे में आने चाहिए जिन्होंने इनके कब्जे करवाए, वो तमाम सरकारी अफसर जिन्होंने पैसा खाया, कब्जे करवाए, अब महज जो बैठे हुए बेचारे उनको गिराने का अदरवाइज कोई फायदा नहीं। सर इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास तो रजिस्ट्रियां भी मौजूद हैं और रजिस्ट्रियां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवा भी दे गई हैं कि वो बता के भेजे कि जाली हैं या असली हैं, तो इस हवाले से सर आप क्या वो बड़ा उसमें जी सिंपल सी बात है। देखें, बीइंग अथॉरिटी, मैंने या मेरी जगह जो भी कल को कमिश्नर आएगा या पीछे गुजरा है, वो मावराए कानून तो कोई एक्शन कर नहीं सकता। एवरी एक्शन ऑफ द अथॉरिटी हैज़ टू बी लीगल। लीगल से मुराद ये कि कानून के मुताबिक होना चाहिए। अब ये जो रजिस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, इसके अंदर कॉलोनी एक्ट जो है 1912 का, वो बड़ा क्लियर है। उसके जो सेक्शन 30 में तरीक़ेकार वज़ा किया गया है कि जी इस तरह की कोई रजिस्ट्री अगर हो जाए तो उसकी तनसीख का क्या तरीक़ेकार है, क्या कानूनी तरीक़ेकार है, वो स्टेप हमने शुरू कर दिया है। इट विल सी द डे लाइट और उसके हिसाब से हम उसको क्लियर करा लेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि सर जो आपने इरादा किया दवा है भी करें और दुआ भी करें। बिल्कुल जी, दुआ है हमारी, और इंशाल्लाह अगर अच्छे इकदाम सर करेंगे तो हम हमारी पूरी जो है वो पावर इनके साथ है, हमारी सपोर्ट इनके साथ है। तो जनाब आज के जो विनर्स हैं ड्यू कॉस्मेटिक्स के, उनके नाम जो है वो मैं अनाउंस करता चलूँ। फायजा अली हैं, महक हैं, सना है, युसरा है और नूर फातिमा है। मैं फिर से आपको जो उनके नाम है रिपीट कर रहा हूँ, फायजा अली, महक, सना, युसरा और नूर फातिमा। और वॉचर्स जिन्होंने बुलेवार्ड की तरफ से जीते हैं उनके नाम है मोहम्मद नवाज, हुजैफा, सुल्तान, रेहान और हमजा। मोहम्मद नवाज, हुजैफा, सुल्तान, रेहान और हमजा, ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जो है खास तौर पे वॉचेस जीते हैं। तो इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। साकिब मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमिश्नर फैसलाबाद, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? सेकंड वेव का कहा जा रहा है और एसओपीज पे अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरक भी है, लेकिन इसके बावजूद नजर आता है कि बहुत सारी जगहों पे एसओपी पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा। घंटाघर के 8 बाजार हों, शादी हॉल्स हों या दीगर जगह हों, चलान कर दिया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे उनकी, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। ये अहम तरीन मामला है हाजिर वक्त का। पहले मैं चंद फिक्रों में बता देता हूँ आपको कि फैसलाबाद में सूरत हाल इस वक्त क्या है। ज़िला फैसलाबाद में तकरीबन 550 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस से मुराद ये हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तशखीस हो चुकी है? नहीं, तशखीस तो ज़्यादा की हो चुकी हुई है। जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या पब्लिक सेक्टर में हैं, वो एक्टिव केस हम उन्हें गिनते हैं जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस वक्त तक हम तकरीबन 2.25 लाख टेस्ट कर चुके हैं ज़िले में, और इसका पॉजिटिविटी रेट 12% के करीब आ रहा है, 11 से 12% के करीब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 टेस्ट किए जाते हैं ना, तो 11 से 12 लोग उसमें पॉजिटिव आते हैं। ये हाईएस्ट इन पंजाब है इस वक्त। लाहौर में तकरीबन 7% है, पहले मुल्तान ऊपर था, मुल्तान नीचे आ गया है। तो इस वक्त फैसलाबाद इज ऑलमोस्ट दी हाईएस्ट इन पॉजिटिविटी रेट। नंबर ऑफ पेशेंट सिचुएशन है ये। जी सिचुएशन बड़ी लार्मिंग। एक फैसला जो कि वफाकी हुकूमत के लेवल पर, NCOC के लेवल पर, कैबिनेट काबीना के लेवल पर हो चुका हुआ है, वो ये है कि हमने 100% लॉकडाउन में नहीं जाना। ये फैसला हो चुका हुआ है, लिहाजा इस पर अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है।
फैसला ये हो गया कि 100% लॉकडाउन में नहीं जाना, SOPs के साथ हमने मामला को चलाना है, क्योंकि लोगों के रोज़गार का और कारोबार का मेयार ज़िंदगी का मसला है। मेरी आपकी वसातत से, आज के प्रोग्राम की वसातत से लोगों से ये गुजारिश होगी, 3 चीज़ों का ख्याल रख लें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। नंबर 1, मास्क लगा के रखें। नंबर 2, हाथ धोते रहें बार बार। और नंबर 3, एक दूसरे से समाजी फासला वो इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग। आप यकीन करें कि ये बहुत छोटी छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी गैर मामूली बातें हैं। बिल्कुल। इन 2-3 स्टेप्स को लेने से 95% बेहतरी आ सकती है। हम तैयार हैं इस वक्त मरीजों को हैंडल करने के लिए। हमारी वेंटिलेटर मशीनें, एलाइड हॉस्पिटल की बैकअप प्लान 1, बैकअप प्लान 2, ऑक्सीजन कहाँ से आनी है, वो सारी तैयारी हमारी मुकम्मल है। मैं ये कहता हूँ कि जी हमें, अगर हम ये एहतियाती तदाबीर कर लेना तो ये मरीज अस्पताल पहुंचे ही ना। लोगों के लिए भी आसानी, हमारे लिए भी आसानी। बिल्कुल, आप सब ठीक कह रहे हैं। अगर इन मामलात को देखा जाए, बहुत सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल जो कोरोना की हमारे शहर की है, इसके ऊपर? इसमें देखें, कोई शक नहीं कि हमारे शहर के DC और कमिश्नर, ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर जो थे, जो हैं अभी, जब फर्स्ट वेव आई तो इन्होंने बड़ा शानदार रोल अदा किया। डिप्टी कमिश्नर को क्रेडिट तो जाएगा, हेड वो थे, लेकिन बेसिकली 2 AC यहाँ के जो थे ना, अयूब बुखारी और उमर मकबूल, और ख़ास तौर पे उमर मकबूल एक्सीलेंट। मतलब मैं समझता हूँ अगर किसी किस्म का अवार्ड मिलना चाहिए था तो उस बंदे को मिलना चाहिए था। इतना ज़बरदस्त बेखतर होके उसने, यानी जब लोग खौफ के मारे, कोई इतना खौफ था स्टार्ट में, आपको याद है कि कोई करीब नहीं फटकता था। यहाँ की 2, अब नाम नहीं लूँगा, एक बार हम ले भी चुके थे प्रोग्राम में, 2 ADC वो छुट्टी पे चले गए थे। तो ये ऐसी सूरत हाल में कि एक बंदा तनहा इतना कुछ कर रहा था, तो तवक्को करता हूँ कि अभी आइंदा भी इसी तरह हमारी तो अगर इंतजामिया जो DC साहब, ये सब मिलकर पूरी टीम जो है, कोरोना बहुत खतरनाक चीज़ है, उससे निपटने के लिए एक मौसर हिकमत अमली जरूर। हमारी दुआएं भी सर इनके साथ हैं। बड़ी मुश्किल मामलात हैं, लेकिन इनको बड़े बेहतर अंदाज में जो हमारे पुराने डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने AC साहबान, उन्होंने बड़े अहसन अंदाज में उसको हैंडल किया, और उम्मीद कर रहे हैं आगे भी करेंगे। सर, रैपिड फायर हमारा क्वेश्चन का सिस्टम जो है वो शुरू होता है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से एक ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। तो स्टार्ट करें सर, प्लीज। फैसलाबाद में अगर 2 शख्स कोरोना में मुब्तला है और आपके पास इंजेक्शन है उसके क्योर के लिए, तो आप पहले इंजेक्शन किसे देंगे? DC मोहम्मद अली, CPO सुहेल चौधरी? मोहम्मद अली को दूंगा जी। मोहम्मद अली साहब, ये आपको कोरोना से बचाएंगे, और सुहेल चौधरी साहब, आपको कोरोना से नहीं बचाया जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम काम करना चाहिए, उस पर बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो अगला सवाल जनाब, इंतजामिया का टाइगर कौन है? AC सिटी अयूब बुखारी या AC सदर उमर मकबूल? दोनों बराबर ही हैं जी। सर, एक तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो कोई ना कोई होता है। टाइगर तो एक ही होगा सर पे। उमर मकबूल। ठीक है। मूवी में अगर हीरो आना चाहें आप, मतलब मूवी में काम करना पड़े आपको, तो बतौर हीरोइन किसे साथ में लेना पसंद करेंगे? मीरा जी, रीमा जी या मायरा जी? मायरा खान, कमिश्नर फैसलाबाद आपके साथ मूवी में हीरो आना चाहेंगे, अगर उन्होंने कभी मूवी की? उनसे पूछ लें, वो हीरोइन आना चाहेंगे मेरे साथ। बिल्कुल जी, कमिश्नर है, कुछ तो रौब और दबदबा आपका होगा। चले जी, आगे चलते हैं। सर, सब्ज लहलहाते खेत हैं और उसके दरमियान में एक कच्ची सड़क, उस कच्ची सड़क पे एक साइकिल है, और उस साइकिल के पीछे कमिश्नर साहब किसे बिठा के सफर करना चाहेंगे? ज़ेबा मुख्तियार, महनूर बलोच, साइमा जी? इस तरह के अच्छे से माहौल में तो मैं अपनी शरीका हयात को ही बिठा। अरे क्या बात है, कमिश्नर साहब भी डरते हैं जनाब, यानी घर के कमिश्नर फिर वही है, मुझे तो लगता है। ये तो है, लेकिन आपने पहले मायरा खान का नाम दिया है, वो भी नोट हो चुका है जनाब। अगर भाभी टीवी देख रही है ना, तो लगता है फिर देख रही है जी, देख रही है जनाब, देख रही है। चले जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किससे आप मुस्कुरा के सलाम लेंगे, किससे देख के जस्ट सलाम लेंगे, और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? 3 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज। किसे देखते ही सबसे पहले मुस्कुरा के सलाम लेंगे? मतलब देख के मुस्कुराएंगे और साथ मैं तो सबसे ही मुस्कुरा के सलाम लेता हूं। सर, कोई मतलब एक जो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने नाम लिए हैं वैसे बता देना। मुस्कुरा के सलाम लेंगे, मैं सलाम लूंगा, और किसे देख के रास्ता तब्दील? नहीं, रास्ता तब्दील करने वाली कैटेगरी तो किसी पे भी इनमें अप्लाई नहीं होती। ठीक है, मुस्कुरा के सलाम किससे लेंगे?
तीनों से मुस्कुरा के लेंगे। कोई एक जिससे ज्यादा मुस्कुरा के लेंगे। शेख साहब। शेख साहब आपसे ज्यादा मुस्कुरा के और नॉर्मल स्माइल के साथ किसके साथ लेंगे, फवाद चौधरी या शिबली फराज? वो नॉर्मल स्माइल के साथ कर लें आप। कौन कोई एक? क्योंकि शेख साहब के साथ हमने पहले काम भी किया हुआ है, उनके साथ एक पुराना तल्लक राब्ता भी है। मैं चूंकि पिंडी पोस्टेड रहा हूँ तो रास्ता तब्दील करने वाला इनमें कोई भी नहीं है। ठीक है जनाब, चले आगे बढ़ते हैं। किसी हसीना पे शायरी लिखनी हो तो इनमें से किस पे लिखेंगे? हरीम फारूक, महविश अयाद, ज़ारा नूर अब्बास? महविश अयाद। सर डोगर साहब ये क्या मामला है? महविश अयाद को बहुत पसंद किया जाता है, जितने पॉलिटिशियंस यहाँ पे आते हैं उनकी पहली, और डीसी साहब ने भी महविश अयाद का नाम लिया था। सर ये चक्कर क्या है डोगर साहब? चक्कर कोई नहीं, खूबसूरती वही होती है जिसका जादू सर चढ़ के भूले। ठीक है जनाब, खूबसूरती का जादू तो सरचर पे बोलता है। तो जनाब आज की डिश हमारी तैयार हो चुकी है। हम जैसे ही शो खत्म होगा कमिश्नर साहब को भी चखाएंगे और हमारी शेफ किंजा जो है उनके बारे में कमेंट्स लेंगे कि कैसा बनाया। तो बहुत शुक्रिया साकिब मनान साहब, आप आज के शो के अंदर आए, बड़ा जबरदस्त सेशन रहा आपके साथ। जफर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारे अहम मसाइल थे जिनके ऊपर आपकी जान से रोशनी डाली गई। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।